गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, अब भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अब फिनिशिंग मोड पे आ रहा है। आज कल और अगले वीक में 1-2 क्लास बस। उसके बाद हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। फिर 2 महीने बाद हम लोग मिलेंगे जब इनऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगी। तो बस अगली गिन चुन के अगली मतलब कल की क्लास है, और फिर अगले मंडे छुट्टी भी है, बकरीद है तो उसकी भी छुट्टियां हैं। तो बस हाँ, इसको मिला के टोटल 3 क्लास और उसके बाद कहानी फिनिश हो जाएगी। ये चैप्टर अपना आप देखो देखो धीरे धीरे धीरे। आज अपने पास थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, कल से इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स जब नहीं आएंगे तो भैया आपको करना क्या है, क्वेश्चंस। अब मैं बार बोल रहा हूँ क्योंकि जैसी जिन लोगों का बैकलॉग हो गया है, जो लोग भी अभी भी चांसेस हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज वाले पोर्शन से ना कम से कम अच्छा कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। बार बार अच्छा लगे बुरा लगे रिवाइज करिएगा, क्योंकि आज से जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो जहां पर मैं लाके छोड़ूंगा इनऑर्गेनिक के सर, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि भैया आज से और अभी से कम ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, सो दैट कि इनऑर्गेनिक अच्छी हो पाए। बाकी जिन लोगों का न्यूमेरिकल्स का पोर्शन रहता है, जिन लोगों को भी लगता है कि न्यूमेरिकल्स रह गए, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रह गए, तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो वहां पर टाइम मिलेगा, आप अपना डीपीपी दोबारा अटेम्प्ट करिए, दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। बाकी मैं डीपीपी का सॉल्यूशन मैं खुद दे दूंगा। उस टाइम मेरे पास भी टाइम आएगा तो मैं सारे सॉल्यूशंस बना बना के अपलोड करवा दूंगा, मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, तो एक प्लान बता रहा हूं जो अगले वीक के बाद आपको फॉलो करना है। अपनी साइकोलॉजी वैसे डेवलप कर लीजिए कि हाँ, फिजिकल 11th क्लास का भी हॉल्ट पे जाएगा 1-2 महीने के लिए, जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही तब तक आपका फिजिकल हॉल्ट पे जाएगा। न्यूमेरिकल्स से आपका नाता रिश्ता थोड़ा ब्रेक होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज न्यूमेरिकल्स का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में थोड़े 2-4 क्वेश्चन और ले ले, लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल्स अब धीरे धीरे खत्म होने वाले। ठीक है, ओके, तो चलो। हाँ सर, मिल जाएंगे अपने को। बैकलॉग जिन लोगों का हुआ ना, देखो 2 टाइप के बैकलॉग हैं। एक होता है कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस का बैकलॉग है तो बेटा वो तो क्लियर कर लोगे। मैंने आपको क्या बोला, प्रैक्टिस का अगर बैकलॉग है ना आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस का बैकलॉग है, तो आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा। अभी जितना भी टाइम आएगा, मतलब जो भी लगता है कि हाँ भाई मुझे इनऑर्गेनिक में, जैसे शुरुआत में क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी कहानियां होंगी, वहां पर मतलब बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बैकलॉग जो पूरा चैप्टर ही पीछे से रिवाइज नहीं किया या कभी कुछ किया ही नहीं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे। ओके, चलो। अरे अभी मैं हूं यार, अभी नहीं जा रहा, बस बता रहा हूं ताकि अपने आप के बारे में सोच लीजिए। जो लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही हैं या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो उनको बस बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में भैया फिर से कल हम लोगों ने कुछ बातें करी थी, एक बार और देखेंगे, फिर से सीखेंगे, कहानी करेंगे और जाएंगे। हाँ, अब फिर से आज सत्संग चालू हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स आज से फिनिश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इक्वेशंस बहुत खतरनाक लिखूंगा आज से, ऐसी बातें करूंगा ना तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, लेकिन कल का फॉर्मूला याद है, कुछ डी ब्रॉगली ने बोला था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, कुछ बोला गया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी बोला गया था, या फिर एच अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स एम इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस चैप्टर में जिन लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए, खुद की फॉर्मूला शीट बनाई है, भैया उनको मुबारक हो, क्योंकि आप जिस दिन ये टॉपिक मैं अब फिनिश करूंगा, आज से फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के, फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो भैया अगर तुम देखोगे तो 1 से 2 पेज मैक्सिमम होगा फॉर्मूलाज का, और यही फॉर्मूलाज अगले 2 साल के बाद तक यूज होना है। तो कोशिश करिएगा ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ देखते रहे। हमने ये चीजें पढ़ी थी कि अगर मास कम होगा तो लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी लेमडा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। हमने बोला था इस फॉर्मूले में मास क्या लेना है, हमेशा केजी में, वेलोसिटी किस में लेनी है, मीटर पर सेकंड में लेनी है। ये कहानियां आप याद रखने, ये कहानियां आपको ध्यान रखनी है। काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब कुछ हम लोगों ने किया हुआ है पक्का। फिर हम लोगों ने, अच्छा चलो एक बात बताना, ये फॉर्मूला याद है?
चलो मुझे एक बात बताना, ये फॉर्मूला आप किस ट्रांजिशन पे लगाते हो, ये किस ट्रांजिशन पे लगाते हो? सर इस ट्रांजिशन पे लगाते हो क्या? फर्स्ट ऑप्शन ए। बी ऑप्शन, सर कौन से ट्रांजिशन पे लगाते हो, कौन से ट्रांजिशन पे ये फॉर्मूला लगता है? सर N2 से N1, N1 से N2, या फिर बोथ ए एंड बी, या मैं ऐसे बोल देता हूं, या ऐसे कर देता हूं, दो ही ऑप्शन देता हूं, हटा यार ऐसे ही करते, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे। किस में बनेगा, किस पे लगाते हैं ये ट्रांजिशन? क्या होता है इसमें? हायर लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट कौन सा था? याद करना, N2 से N1 जब आते हो ना तो लगाया जाता है ये फॉर्मूला, N2 से N1, तभी N2 को इधर रखते हैं, ये इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। ये क्या लिख देते हैं, कहीं कहीं पर इसको इनिशियल लिख दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट होगा। हम लोग जब भी बात करते थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा, उसको लाइन स्पेक्ट्रा ही बोलते थे। अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी क्या होंगी, सेम अपने पास स्पेक्ट्रा होगी। मुझे बस इतना बता दो, चलो बताओ जल्दी जल्दी। लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, चल लाइमन का बताओ। लाइमन के लिए अगर मैं N2 से कहां पर आऊंगा तो मुझे लाइमन सीरीज मिलेगी। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट सीरीज, अल्ट्रावायलेट रीजन में देती थी। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होता था। मुझे बताओगे लाइमन N2 से कहां आऊंगा, N2 से कहां आऊंगा कि लाइमन सीरीज मिलेगी? जल्दी से जल्दी क्या मिलेगा? N2 से कहां पर आऊंगा, N2 से किधर आना है मुझे, N2 से किधर आना है मुझे, N2 से कहां आना है, 1 पे आना है। N2 से कहां आना है, 1 पे आना है। अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो बामर सीरीज में क्या होगा सर, N2 से कहां पर आना होता है? बामर सीरीज में N2 पे कहां से आना होता है सर, किधर आना होता है, विजिबल में। पक्का ये सब कहानी हो जाएगी, श्योर हो? तो कहानियां याद आ रही हैं? हाँ देखो धीरे धीरे करते करते कहानियां कैसे बदलती हैं। जब बोर्स मॉडल चल रहा था हम कितने पैनिक मोमेंट पे खड़े थे कि अरे सॉरी इतना न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल। आज की टाइम ये है कि आज से न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाएंगे। बस एक लास्ट फॉर्मूला, वो भी फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन हाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, थोड़ा मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है तो उसको करिए, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, जानबूझ के ऐसी ऐसी कहानी बताई गई है। ये उस बच्चे के लिए बहुत इजी होगा जो सारे ऑप्शंस पढ़ेगा, अच्छे से सोचेगा, आराम से। बस इंग्लिश का गेम खेला गया है। एमिशन स्पेक्ट्रा की बात की गई है केबीडी में। आज क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और फिर एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। वो शुरुआत देखते हैं क्या होती है। क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला शीट मिल गया था, आई थिंक मुझे समरी लेक्चर भी मिल गया था आप लोगों को, तो मुझे लगता है इसकी भी ठीक हो जाएगी, इसकी मिल जाएगी। अरे नहीं, थोड़ा मौसम का हाल जो है ना, सर्दी गर्मी दोनों लग रही है। हाँ मतलब क्लास से निकल रहे, कभी कभी जुकाम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है, बट हाँ ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैसियस फेज डू नॉट शो अ कंटिन्यूअस स्प्रेड, ठीक है, फ्रॉम रेड टू वायलेट, रादर दे एमिट लाइट ओनली एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब इट इज कंटिन्यूअस है, ठीक है। सच स्पेक्ट्रा इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई। और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी लग जाएगा क्या? बोथ ए एंड बी हो जाएगा क्या? आंसर क्या होगा? जो लोग जल्दी जल्दी में ए टिक मार देंगे, जो लोग एक टिक मार देंगे या बी टिक मार देंगे, भैया दोनों हो सकता है। ऑप्शंस पढ़िए, दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल हैं, दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल है। देखो ए और बी वाले, भैया दोनों ऑप्शंस आपको पढ़ने, आपको दोनों ऑप्शंस पढ़ने। ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं विद इन सेकंड होते हैं, लेकिन कब? जब आप सारे ऑप्शंस को टिक देखोगे कि हाँ यार ये ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी में करोगे गलत आंसर आएगा। अब सोच लो, इसमें भी वही सेम कहानी है। क्या होगा? यूज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, यूज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होने वाला है? एमिशन स्पेक्ट्रा के साथ क्या होने वाला है देख लो। क्या होगा एमिशन स्पेक्ट्रा में? बताओ कैसा बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रा, बता सकते हो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रा याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये देखो अपने पास, कुछ याद करो, विबग्योर ऐसे करके पढ़ा था कि ये व्हाइट लाइट होती है, अगर इसको पास कर दिया किसी इलेक्ट्रॉन से और यहां पर मुझे ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है,
तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। जो यहां एब्जॉर्ब होगा वही ऑब्वियस है उधर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे चला जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहां आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये क्या करेगा, अब यहां पर एक एमिशन होगी और उस एमिशन को देखोगे तो उस एमिशन में क्या दिखेगा, यही दिखेगा क्या। तो ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा किसका क्या होता है, देख लो अपने पास। एमिशन स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होगा उसका एमिशन स्पेक्ट्रा पता चल जाता है। फिर दूसरा, केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जैसे आज की डीपी करोगे, तो हो सकता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रिलेशन निकाल पाओ, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रिलेशन निकाल पाओ। कैसे, याद करो, 1/λ इज नथिंग आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर मैं कोई एलिमेंट को, किसी दो एलिमेंट को सेम जगह से ड्रॉप करता हूं तो मुझे जो वेवलेंथ का रेशियो मिलेगा वो वेवलेंथ का रेशियो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। सर वेवलेंथ का रेशियो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा, जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, ये दोनों बातें क्या होंगी, सही होंगी। तो ए भी सही है, बी भी सही है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। पक्का, बोथ ए एंड बी, श्योर हो। तो ये अपने पास आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आज थोड़ा सा ऑब्वियस है भाई, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना जरूरी है ना। आज सत्संग के साथ साथ चीजें और भी करनी जरूरी है। पक्का हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट करें। ये देखो, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मतलब रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, दो स्पेक्ट्रल लाइंस की, दो स्पेक्ट्रल सीरीज की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन निकालनी है। और मैक्सिमम एनर्जी लाइन क्या होती है, इन्फिनिटी से कहीं पर जंप कर जाओ, इन्फिनिटी से कहीं जंप कर जाओ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का अगर फॉर्मूला निकालोगे 1/λ मिनिमम, तो यहां पर देख लो आर, जेड सेम है, हाइड्रोजन ही है, तो आर यहां पर देख लो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, इसको हटा दो। 1/λ मिनिमम किसके इक्वल होगा, r अपॉन n1 का स्क्वायर। लैम्डा मिनिमम इज नथिंग r n1 स्क्वायर अपॉन आर। ये देख लो कितने लोगों का रेशियो ऐसा आएगा, कितने लोगों का रेशियो ऐसा आएगा। इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करना भाई, टाइम ज्यादा दे देता हूं, 120 सेकंड दे देता हूं। लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला ही बता दिया। अब किसके ब्रैकेट का रेशियो 9 आएगा, निकाल के देखो। किसका रेशियो 9 आएगा, निकाल के देख लो। किसका रेशियो 9 आएगा, निकाल के देखो क्या होगा। किसका रेशियो 9 आएगा, निकालो। किसका रेशियो 9 आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ऑब्वियस है, लाइमन का लैम्डा निकालोगे, लैम्डा मिनिमम निकालोगे तो लाइमन का लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, इसका लैम्डा निकालोगे तो सर क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर मतलब 1/r। इसका लैम्डा निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा सर, ये 9/r। रेशियो तो यही आ गया, लेकिन बाकी लोग ये भी निकाल के देख सकते हो। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट तो 16/r। इसका लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा 36/r। ये निकाल के देख लो, 9/r। इसका लैम्डा निकालोगे 36/r। इसका लैम्डा निकालोगे सर 4/r। इसका लैम्डा निकालोगे 16/r। ठीक है, तो निकाल दो। अब चाहो तो ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, लेकिन भाई कोई जरूरत है नहीं, आपको ये सब छोटी छोटी चीजें याद नहीं करनी है, ठीक है ना। ये सब चीजें याद नहीं करनी है कि बैठ के, हाँ ए फर्स्ट में ही निकल गया, अच्छी बात है। ऑब्वियस इस तरह क्वेश्चंस में ये फायदा हमें हो जाता है कि पहला ऑप्शन ही, मतलब जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहां फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आगे के ऑप्शंस चेक नहीं करने हैं, आगे के ऑप्शंस चेक करने हैं, आगे के ऑप्शंस चेक करने हैं। देख लो, किसी को लगता हो तो अपने शॉर्ट नोट्स में ये निकाल सकता है कि लैम्डा मिनिमम फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर कोई बोल दे नहीं सर फॉर एनी एटम, फॉर
एनी एटम, अगर किसी और एटम के लिए निकालना है तो लेमडा मिनिमम का फॉर्मूला हो जाता है, लेमडा मिनिमम इज नथिंग n1 का स्क्वायर अपॉन r z स्क्वायर, ये फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ z हमने नहीं लिया है, हाइड्रोजन का वैल्यू 1 होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पक्का। हाँ, अरे हाँ सॉरी, पी फंड का, अरे यार पी फंड 25 होगा, हाँ 20, अरे 25 बाई आर, यार ठीक है भाई, हो गया, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, हो गया 25 बाई आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 25 बाई आर हो जाएगा, 25 बाई आर हो जाएगा, ओके श्योर हो, डन। चलो बढ़िया। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे चलो एक बात बताओ, कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी किया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। क्या ये बता सकते हो ये किसका फॉर्मूला था? ये हमने बात करी थी किसके बारे में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर याद आ रहा है? मुझे बस इतना बता दो, ये समोसा किसके क्या बताता है? ये समोसा क्या बताता है? ये अनसर्टेनिटी बताता है क्या? एरर बताता है क्या? कि अगर आप एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाओगे, इसके भी क्वेश्चन बाकी हैं भाई साहब, आ रहे हैं अभी। अनसर्टेनिटी बता सकते हो क्या? अनसर्टेनिटी बता सकते हो क्या? अनसर्टेन है सर, क्या अनसर्टेन है? तो भैया ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम अगर निकालने गए, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालने गए तो क्या हो जाएगा अपने पास? हाँ, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा था कल रात को कि हाँ सर इसको एक काम करते, समोसा इंटू समोसा, समोसा स्क्वायर एक्स इंटू पी कर दे, ऐसा तो नहीं आ रहा था मन में? अगर इतनी जोर का मैथ्स बेटा आए ना, इतनी जोर का अगर मैथ्स आए कि डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर कर लें, तो इतनी जोर का जब मैथ्स आए तो एकदम ग्राउंड फ्लोर से कूद जाना है। ऐसे एक सीढ़ी होती है, ठीक है, अगर इतनी जोर का मैथ्स आए ना तो एक सीढ़ी, एक स्टेप सीढ़ी चढ़ना, ज्यादा ऊपर से नहीं, देखो ज्यादा ऊपर से नहीं कूदना है, बस एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है और फ्लैट गिरना है, ठीक है, या तो दिमाग खुल जाएगा। हाँ, ऐसा समोसा स्क्वायर नहीं करना है भाई। ऐसा नहीं कि कल एक मेरे से क्वेश्चन पूछ, अरे तुम्हें लगता होगा, ठीक है, अरे एक बंदे ने मुझे, मैंने क्या बोला था कि ये जनरल स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये स्टेटमेंट ऐसे, अब ये सब चीजें मैंने कब बोला? कल एक बच्चे ने पूछ रखा था कि सर डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा? भैया डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट नहीं होता है, ये चेंज है। ऐसे तो भैया तुम, हाँ अब तुम आयुष सर को बोलोगे ना यार मैंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने मैं भाई बोल दिया कि ठीक है सर बच्चों से बात करता हूं, अब तो उनकी क्लास में तुम्हें जरूरत है, तुम अपना बोल देना, क्या बोलना है तुम्हें बता दिया है मैंने, ठीक है। चलो तो ये डेल्टा डेल्टा अपने पास देख लो, डेल्टा एक्स। अब यहां पर एक चीज, चलो कितने लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है? कुछ पढ़ा दूं क्या? कुछ बता दूं क्या? अगर मैं ऐसे, ये हमने कल बात कर ली थी, हाइजेनबर्ग को लिखने का एक तरीका बना लिया था, चलो इसी में एक दो बातें और कर लेते हैं, एक दो बातें और कर लेते हैं। ये देखना, ये देखिएगा, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ये देखना, टाइम से अगर डिवाइड कर दूं, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो किसी को दिक्कत? टाइम से डिवाइड, टाइम से मल्टीप्लाई। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज नथिंग अनसर्टेनिटी इन टाइम। किसी को कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, अनसर्टेनिटी इन टाइम, कोई दिक्कत? अनसर्टेनिटी इन टाइम हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम कितना हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अबे आवाज अजीब सी नहीं आए मेरी, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा सर्दी जुकाम टाइप लग रहा है, इसलिए आवाज थोड़ी अजीब सी हो गई। हाँ मैं ही हूं, इधर ही हूं, मैं ही हूं इधर, ठीक है, कोई और नहीं है। एआई काम नहीं कर रहा अभी, इतना हाई लेवल पे एआई काम नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ चलो ये देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मोमेंटम बाई टाइम क्या हो जाएगा? मोमेंटम बाई टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं क्या? फोर्स बोलते हैं क्या? और यूनिट डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन बोलते हैं, या इसी को एनर्जी भी बोल दिया जाता है। आपको मैं बता रहा हूं, ये हाइजेनबर्ग को लिखने का एक तरीका और ये होता है, ये हाइजेनबर्ग को लिखने का एक तरीका और ये होता है, डेल्टा ई क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, इनसर्टेनिटी इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी आती है उसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग में एक फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा सबको लिख सकते हैं, ठीक है, सबको लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं, हो जाएगा, श्योर हो?
यार माइक को यार भाई, मैं बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। चलो हो गया, देखना अपने पास ये देखो, डेल्टा टी डेल्टा ई, अनसर्टिनिटी इन एनर्जी, अनसर्टिनिटी इन टाइम, ये चीजें अपने पास देख लीजिएगा कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। एक बेसिक से फंडे को यूज कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने बोला था कि ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग इक्वल रखेंगे, इसको न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग इक्वल रखेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए इसको इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, और इससे तो ज्यादा ही वैल्यू होगी, जिससे तो ज्यादा ही वैल्यू होगी किसकी सर, अनसर्टनिटी की। डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो चलो हो जाएगा, श्योर हो? चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चंस कर लेंगे, याद करो। हाँ डन, चलो। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर पॉसिबल, इम्पॉसिबल? क्या होगा इनका आंसर? पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? क्या होगा इसका आंसर? पॉसिबल या इम्पॉसिबल, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पॉसिबल होगा क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है भाई। यही तो हाइजेनबर्ग ने बोला था। हाइजेनबर्ग ने बोला यार कौन है ये लोग जो डायरेक्ट डायरेक्ट ये बता दे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में चल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट ये बता दे कि भैया इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई ऐसा नहीं बता सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है? माइक्रोस्कोप के लिए। डिब्रोगली भी किसके लिए मोस्टली वैलिड है? माइक्रोस्कोपिक के लिए। भाई डिब्रोगली ने सीधा सीधा ये बोला था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैटर वेव्स लेके चलेगा। दूसरा, हाइजेनबर्ग ने बोला कि भैया अगर तुम एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाओगे ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन होगा, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। ओके, आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एच बार आप सबको पता है, एच बार किसको बोलते हैं? एच अपॉन 2 पाई को। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स इज ट्वाइस द डेल्टा पी। बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार करके देखिए, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। 1.5 मिनट का टाइम ले लीजिए, लेकिन कीजिए, खुद से सोचिए, खुद से सोचिए कैसे रिलेट करेंगे आप। अनसर्टिनिटी इन पोजीशन इज डायरेक्टली ट्वाइस द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। कितना आएगा? अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, कितना आ जाएगा? आंसर निकालो, क्या होगा? क्या होगा? निकालो भाई। ये क्या करोगे? डेल्टा एक्स डेल टू डेल टाइम्स डेल्टा पी। एक काम करना, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी या डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई लिखते थे, या फिर एच बार बाई 2 लिखते थे। डेल्टा पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एच बाई 2। डेल्टा पी का होल स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच बाई 2। यहां से देखोगे तो डेल्टा वी का स्क्वायर इज नथिंग एच बार बाई 2m स्क्वायर। डेल्टा वी कितना आ जाएगा? अंडर रूट एच बार अपॉन 2m स्क्वायर। यही आएगा, यही आएगा, एच बार अपॉन 2m स्क्वायर। इसको हम लोग सही से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 1/m अंडर रूट एच बार अपॉन 2 आ जाएगा। 1/m अंडर रूट, हाँ, n 1/m अंडर रूट
अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया यार। अरे एम स्क्वायर वी स्क्वायर एच स्क्वायर एच बाई टू। क्या हो गया भाई, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? अरे भैया डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते, अच्छा ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 टाइम्स डेल्टा पी ना। ओहो हो, हाँ हाँ समझ गया 2 टाइम्स डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच बार बाई 2। अच्छा ओके, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4, एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 4 ये बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2m अंडर रूट एच बार, ये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैसे निकाला, तो भैया सिंपल सा देखना अपने पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये होता था एच बाई टू 4 पाई, एच बाई 2 पाई को क्या लिखते हैं एच बार, तो एच बार बाई 2 लिख दिया। सर डेल्टा एक्स को क्वेश्चन ही बोल रहा है, डेल्टा एक्स को क्या लेना है 2 टाइम्स डेल्टा पी लेना है, डेल्टा एक्स को 2 टाइम्स डेल्टा पी लेना है। पुट कर दो, ये क्या हो गया डेल्टा पी का स्क्वायर और 2 कहां आ गया नीचे, तो ये देख लो डेल्टा पी का स्क्वायर एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर एच बार बाई 4m स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, बाप रे, बी कौन कौन निकाल गया यार, बी कैसे निकाल दिया भाई, एच बार बाई पाई कैसे आ गया। अच्छा दूर से देखने में लग रहा था ना, अच्छा लग रहा है इसीलिए निकाल दिया तुम लोगों ने, इसीलिए निकाल दिया। रॉन्ग होगा यार, ट्यूसडे प्रॉब्लम टीपी सर। ठीक है भैया, ऐसा मत करो ना यार, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके मैं रख देता हूं। प्लीज रिवीजन टाइम पे यूज करते रहिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब फॉर्मूला भी है साथ साथ में कैलकुलेशन भी। देख लीजिएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -5, मास देख लीजिएगा, ध्यान से देख लेना 0.25 ग्राम दिया है। कल से बार बार बोल रहा हूं, जब भी ऐसा यूनिट पुट करना है मास का यूनिट अलग होना चाहिए, मास का यूनिट अलग होना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्या निकालना है, डेल्टा एक्स दिया है, मास दिया है, डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी कितना होगा, निकाल सकते हो क्या, डेल्टा वी निकाल सकते हो, क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा। ट्यूसडे प्रॉब्लम, हाँ टीपी सर। क्या होने वाला है, कितना होगा, कैलकुलेट करिए। क्या चल क्या रहा है यहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब इतना महंगा है भाई, इससे सस्ता ऐप आता है यार इन सब चीजों के लिए, मतलब इसमें भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो क्या, इससे सस्ता आता है, इससे सस्ते ऐप्स आते हैं, वहां पर आप जाके ये सब काम बहुत आसानी से और प्राउडली कर सकते हैं। ठीक है, बस देख लीजिएगा किसी को पैसे वैसे शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वहां भी स्पैमर बैठे हैं, आपके भी भाई बड़े बड़े वाले भाई बैठे हुए हैं, वहां पे तगड़े लेवल के स्पैमर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्पैमर का स्पैमिंग हो जाएगा वहां पे, वहां जाके खाली बोल दोगे ना कि हाँ चलो जल्दी, क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा। ये ब्लॉक खुशी कौन है यार, क्या हो गया, खुशी ने किसी खुशी छीन ली क्या, वे किया क्या ये तो बताओ। जल्दी क्या होगा,
देख ले भाई, इसमें निकालना है तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये देखना, मुझे डेल्टा वी निकालना है तो एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स निकालूंगा। एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और एम की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्यों? क्योंकि केजी में लेना है, केजी में लेना है तो भैया इसको कितना लिखूंगा 1000 लिखूंगा और इसी को केजी में। और डेल्टा एक्स कितना है 10 की पावर माइनस 5 है। 4 से 0.25, 4 इंटू 0.25 1 हो जाएगा, 1 हो गया। 6.6 अपॉन 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 8, तो ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर माइनस 26, यही आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 26। ये आंसर आ जाएगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओ हो, सी कहां से आ गया यार? कैसे हो रहा है ये सब? कैसे? ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अरे ऐसी गलतियां मत करना भाई, ऐसी गलतियां मत करना। ये वाली गलती अगर कर रहे हो 0.2, ये केजी में लेना है 10 की पावर माइनस 3। कल से बोल रहा हूं कि मास हमेशा जब सब कुछ ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो मास भी ऑब्वियस है केजी में लोगे, मास भी केजी में लोगे, ठीक है, मास भी केजी में लोगे। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे मत कर देना कि हाँ भैया ऐसे उठा के डाल दिया, मास हमेशा केजी में लेना है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यार से पढ़ना, एक बार पढ़ के बताता हूं तुम्हें। अब देखो जानबूझ के वो देने का तरीका बदल रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस। मतलब सर इसके अंदर देखना है, मतलब इसी के अंदर आपको ये सब कुछ देख देना है। 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये डेल्टा एक्स आ गया। बोल रहा है व्हाट इज द अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी बतानी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ही पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर केजी में, क्या लिखते हैं? फटाफट कैलकुलेट कीजिए, खटाखट आंसर बताइए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, खटाखट आंसर बताइए भैया। इस तरह क्वेश्चंस बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, आंसर निकालिए। मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं यार, छोड़ दो अब इसको, ठीक है। ऐसे भी जो बीएम्स होते तुमने इतना मैसेज कर दिया, वो खुद ही देख लेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। और जो तुम ये सोचो, जो इस क्लास में अगर ऐसी बातें करने आ रहा है, जो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तुम सोच सकते हो उसका लेवल कैसा होगा, मतलब उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी जिंदगी की लेवल कैसा होगा। हाँ मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि यार अगर मुझे मजे ही लेने होंगे तो मैं यूट्यूब पे ना अभी इस टाइम पे, हाँ मुझे लगता है कि वैसे लोग भी होंगे जो मजे लेने वाले बैठे, वहां जाओ ना, मजे लेते रहो। यूट्यूब है, बहुत सारी साइट्स हैं, जाओ वहां पे ये सब काम करते रहो। अगर वो यहाँ आ रहा है, सोच रहे उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल पे होगा, कितना हाईली डिप्रेस्ड होगा। हाँ जाने दो यार, तुम छोड़ दो, तुम लोग छोड़ दो, तुम तो अच्छे करते हो, छोड़ो उसको। हाँ 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 वो बैन हो जाएगा, ठीक है, वो बैन हो जाएगा। मुझे भी नाम याद आ गया, अब मुझे एक बार सारे बोलना पड़ेगा, मैसेज सर्कुलेट करना पड़ेगा, नाम याद हो गया, ठीक है। ऐसे वो लड़का खुशी नहीं है, वो खुशा है शायद, या खुशी ही है तो बहुत अजीब सी लेवल पे है यार, मेंटल। हाँ ही और सी वेरी वेरी मेंटल टाइप, ठीक है। अबे साइंस लेके कौन ऐसे काम करता है यार, साइंस में जिंदगी ऐसी अजीब सी चलती है। साइंस वाले देख रहे हो कहाँ किस लेवल पे सोच रहे हैं। हाँ कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले जहां सोचना बंद करते उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। देख रहे हो माइक्रोस्कोप यूजिंग, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वो भी छोटा मोटा नहीं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ जिंदगी 1 मीटर का वैल्यू अभी तक याद नहीं आया कि 1 मीटर 1 हाथ होता है कि 2 हाथ होता है, ये नहीं पता लोगों को कि 1 मीटर कितना होगा, ये नहीं पता। लेकिन देख लो तुम्हारी जिंदगी कहाँ चल रही है। अब यहाँ पे कोई अगर ये इस क्लास में कोई आके टाइम पास कर रहा है यार, वो बंदे को सैल्यूट करो यार, वो बंदा यहाँ पे आके कैसे टाइम पास कर सकता है। यहां पे सोच रहे हो, यहां जिंदगी कुछ अलग लेवल पे चल, 10 की पावर में हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि ए देख के हम 10 की पावर माइनस 10 लगा दे रहे हैं।
तो उसकी बहुत हिम्मत चाहिए उसको इस क्लास में बैठने के लिए। अगर वो बैठा है, अगर वैसी बात कर रहा है, भैया सलाम है आपको, पैसे दे के ऐसी बात। यूट्यूब होता तो समझ में आता है। हाँ, स्पैमर भी खुश, कितनी इज्जत दे रहा है टीचर। बस यही इज्जत मेंटेन करना तुम भी। हाँ, मिलेंगे 2 साल बाद इन्हीं बच्चों के साथ। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 10 की पावर -11 हो जाएगा ना। ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ये देख लो 6.6 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -42, यही है ना शायद। तो ये ऊपर गया, कितना हो गया यार, ये कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 9 जा 12 9 108, 108 तो कितना हो गया 6.6 108, 6.6 के आसपास 5.79 मान लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, 0.579 आ जाएगा। और इंटू 10 की पावर ये हो गया आपके पास माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0569 होगा ना। एक मिनट कैलकुलेट कर लूं क्या, 4 3 जा 12, 12 इंटू 9 100, तो 6 अपॉन 100। ठीक है, 0.0579 अप्रोक्सीमेशन कर दो भाई, आंसर आ जाएगा 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 5.79 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये देख लो, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली कैसे करना है, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ना 254 था, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया 4 3 जा 12, 12 इंटू 9 108, मतलब 100 के आसपास है। 100 अपॉन 6 0.06 होगा, तो 0.06 का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 0.06 का ऑप्शन ये हटा दो, ये हटा दो। फिर मैंने 0.06 लिखा, इसको सही किया, 10 की पावर 6 कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। या 10 की पावर -10 होता है, ये 0.1 दिया है, तो इसको भी 10 की पावर -11 लिखेंगे ना। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर निकल जाएगा भाई साहब, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट मुझे समझा देने दो, उसके बाद तुम कैलकुलेशन कर लेना। एक गोल्फ बॉल है, इसका मास किसमें दिया हुआ है, 40 ग्राम। पहली बात, मास को कितना लिखोगे, 40 ग्राम ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 44 इंटू 10 की पावर -2 केजी लिख सकते हैं। मास को पहला काम, कल से हम लोग बोल रहे हैं केजी कर दो, मास का पहला काम केजी कर दो, ध्यान सुनना अपने पास, मास का पहला काम केजी कर दो। उसके बाद यहां पर देखना, इसने वेलोसिटी दी हुई है, बोल रहा है अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी कितनी है, 2% ऑफ 45। ध्यान से देखिएगा, 2% ऑफ 45, ध्यान से देखना अपने पास, 2% ऑफ 45, ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। दैट इज अनसर्टनिटी। ध्यान सुनना, क्या लिखा है, स्पीड कितना है 45, स्पीड का वैल्यू दी है और उसकी अनसर्टनिटी का परसेंटेज दिया है। तो आपको ही पता है एरर परसेंटेज कितना होगा, 2/100 इंटू 45, ये डेल्टा वी आ गया। मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 4πm डेल्टा, 4πm डेल्टा वी हो जाएगा। आंसर निकालो, आंसर निकालो, कैलकुलेट करो, आंसर निकाल दो। कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालो, बस आज लास्ट कैलकुलेशन है, हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कैलकुलेशन है, हो जाएगा, जल्दी करो।
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 6.6, 10 की पावर -34, m की वैल्यू 4 इंटू 3.14, मास की वैल्यू कितनी है सर 4 इंटू 10 की पावर -2, वेलोसिटी है 0.9। तो भैया इतना तो पता चल रहा है बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी यार। अच्छा 10 की पावर -33 में ही ये सब कुछ है। चलो भाई मतलब ये कैलकुलेशन करवा के ही मानेगा। एक डेसिमल से एक डेसिमल उड़ा दो। 9 4 जा 16 इंटू 9 66 बाई 9 इंटू 16 144 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 10 की पावर -2। तो यार कैलकुलेशन कितना होगा, 10 की पावर ये आ गया -32 और ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। -33 में आंसर देना है ना, -33 में आंसर देना है। क्या आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे यार आएगा आंसर, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा। 66 अपॉन 144 डिवाइड बाई 3.14 0.1459, तो ये आ जाएगा 1.459 इंटू 10 की पावर -33। ये आंसर आ जाएगा 1.459 इंटू 10 की पावर -33। तो ये आंसर आ जाएगा 1.459 इंटू 10 की पावर -33। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशंस थोड़ी सी हैं लेकिन यार कर सकते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। किसी को भी लगता है हाँ डिफिकल्ट, भाई डिफिकल्ट, एक बात बताओ, सारी आज हम इस टॉपिक को कर रहे हैं तो ऑब्वियस हमें बार बार इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे तो भैया एक ही क्वेश्चन मिलेगा ना, 2 क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कर लेना, पक्का हो जाएगा। ये देखिएगा अनसर्टनिटी इन पोजीशन। अब इस तरह के क्वेश्चन तो देख के भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन करने में क्या ही टाइम लगना है। अनसर्टनिटी इन पोजीशन क्या है, 0 है। अगर अनसर्टनिटी इन पोजीशन 0 है, डेल्टा x की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा p की वैल्यू क्या होगी सर, ये क्या लिखते थे h/4 पाई डेल्टा x। डेल्टा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल सकते हो। डेल्टा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कल ही तो पढ़ा था कि भैया अगर किसी चीज को डिवाइड करोगे किससे, 4 पाई इंटू 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, बताएंगे किसके इक्वल। अनसर्टनिटी इन स्पीड, डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा x के बराबर है। डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा x के बराबर है, तो बताएंगे इन वैल्यूज ऑफ अनसर्टनिटी किसके इक्वल होगी, इन वैल्यूज ऑफ अनसर्टनिटी किसके इक्वल होगी। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, डेल्टा x इंटू डेल्टा m डेल्टा v इज ग्रेटर देन h/4 पाई। याद रखिएगा ये वैल्यू ओरिजिनल थी। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, अच्छा लगेगा आपको। ऑप्शंस देख लीजिएगा थोड़ा सा, ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी। तो भैया डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी, यहां पर देख लो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा v के। तो मैं इसको किसी को भी ले लेता हूं, ये देख लो ना,
तो यहां पर डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h बाई 4 पाई m आ जाएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई m आ जाएगा। यहां पर ऑप्शन में बस एक ही चीज है, यहां पर लिखा इक्वल टू और यहां पर लिखा है ग्रेटर देन, ये दोनों ही ऑप्शंस मैच करेंगे, इसीलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये ऑप्शन देख लेना, कोई भी ऐसे इक्वल कर दोगे ना, इक्वल कर दोगे तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, लेकिन इक्वल से ज्यादा होता है। ये रियल जो इक्वेशन थी ना भाई साहब, रियल जो इक्वेशन थी वो किसके इक्वल थी? इसके इक्वल थी, तो आंसर हो जाएगा पक्का। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? चलो बढ़िया। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन देखो, एक्यूरेसी परसेंटेज दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बार बार अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। न्यूमेरिकल है, करिए अटेम्प्ट। डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा वी दिया हुआ है। डेल्टा वी कितना है? 300 का 0.001%, 300 का 0.001%, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू इतने मीटर पर सेकंड दी हुई है। डेल्टा एक्स निकालना है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन निकालना है। क्या होगा? ठीक है, क्या होगा, क्या निकलेगा? अरे कौन है भाई? हु इज डॉक्टर हिमांशु? मेरा भाई है, बड़ा भाई है। ठीक है, हाँ जल्दी बता दिया भाई आदर्श यादव। क्या आएगा? क्या आएगा? अरे बता तो रखा है भाई, कौन है? पहली क्लास भाई, किसी की पहली क्लास होगी तो तुम गाली ही दोगे यार, ये सब पहली क्लास में नहीं पढ़ते भाई साहब। हाँ, एक तो साइंस है इतनी शानदार, वो तुम पहली क्लास में अगर इसमें आ गए हो तो भाई कैसे हो? अभी तक 1 घंटा होने को है। हाँ हाँ पहली क्लास अभी भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस सच बता रहा हूँ, किसी की पहली क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए यार। ऐसी पहली क्लास याद करो, इनकी पहली क्लास कितनी इजी इजी कराई गई थी। ठीक है, पहली क्लास में बस बताया गया था कि देखो साइंस कितना आसान होता है, साइंस कितना आसान होता है, वो तो बाद में हमने बताया। हाँ, अब दर्द भी है तो हम किसी को बता नहीं सकते। हाँ, कोई घर वाला पूछे कैसा चल रहा है, बस सब मस्त चल रहा है। कैसी पढ़ाई? एमपी, सब मस्त है। ठीक है, हमें पता है अंदर से क्या मस्त चल रहा है, लेकिन हाँ बता नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद जिद करके साइंस ली थी। हमें लगा था कि भैया साइंस में जाएंगे, एसएसटी पसंद आती नहीं थी, कॉमर्स अच्छा लगा नहीं, तो सर चलते हैं कर लेंगे, यहाँ तूफानी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब ऐसा तूफानी हो गया है, जिंदगी ऐसी तूफानी हो गई है कि बस लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं। मोबाइल से चिपकने के बाद भी इंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा हमारा। तो क्या सच्चाई तो यही है क्या भाई? देख लो, ऊपर से इसमें क्रांतिकारी लोग पीसीएमबी भी लेके बैठे होंगे। क्या क्रांतिकारी? मतलब 2.2 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 9.1, और ये हो गया 10 की पावर -34 और 10 की पावर -34 कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा यार? 9 3 जा 36, 0. ये आएगा 1.92 इंटू 10 की पावर। कैलकुलेशन कर लो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 रख लो, ये 4 इंटू 36 इंटू 3 कितना होता है? 108 होता है। तो 2/100 कितना हो जाएगा? 0.2 के आसपास। 0.2 का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली कर सकते हो तो कर लेना भाई, इस तरह की कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली कर लेना, ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है भाई, जिन लोगों का पीसीएमबी है ना भाई, मेरा अभी भी सजेशन है, अगर हो सके, अगर ईगो पे ना लो तो देख लेना, एक साइड डायरेक्शन डिसाइड कर लेना। लेकिन हाँ, पीसीएमबी का एक फायदा भी है, हाँ, कि नीट जेई भी दे सकते हैं, नीट भी दे सकते हैं। पीसीएमबी का फायदा तो है, लेकिन यार लॉस यही है कि भैया बर्बाद भी ज्यादा कर देता है आदमी, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मैथ्स अभी फिजिक्स में, अभी तो यहाँ अच्छी क्लास ये है कि यार एनसीईआरटी मतलब बॉटनी जूलॉजी एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, आप अलग अलग पढ़ लेते हो। हम जैसे लोगों को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा दिया गया था। एनसीईआरटी में द लिविंग वर्ल्ड आता है, मज़ा आया उसको पढ़ने में, शायद वो अभी सिलेबस में हट गया है या पता नहीं। और उसके बाद हमें एक चैप्टर पढ़ाया गया था प्लांट किंगडम,
बहुत शानदार, मजा आ गया था उसमें। बॉटनी मजा आ गया था, जूलॉजी पढ़ने में तो जूलॉजी थोड़ा आसान लगी थी, लेकिन हाँ तब भी अब इतना ज्यादा चीजें ना लगता है कि अबे यार, यहाँ बोलते हैं साइंस वाले कि दिमाग यूज करो, वहां चलते हैं तो अलग ही लेवल पे चल रहे होते। हाँ ठीक है, तो इसीलिए जो लोग पीसीएमबी हैं थोड़ा आराम से देख लेना, ना मैथ्स के रहोगे ना बायो के, दोनों नाव पे पैर रखोगे। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 2 बाइक पे सवार होकर चल पाते हैं, अजय देवगन टाइप लोग कम ही होते हैं। बाकी तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये दर्द मेरे को भी हुआ था, ये दर्द मुझे भी था पीसीएमबी का। ठीक है, अच्छा लिविंग वर्ल्ड है सिलेबस में, बढ़िया। लिविंग वर्ल्ड पढ़ के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया था, अरे मजा आ गया था मुझे। लिविंग वर्ल्ड तो मुझे आज तक याद रहता है। लिविंग वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन, और अभी वेक्टर से, हाँ यूनिट डायमेंशन, ये यूनिट डायमेंशन, लिविंग वर्ल्ड, और मैंने पढ़ लिया था ये मैंने बताया होगा शायद एक ये मूल कॉन्सेप्ट। तो मुझे ऐसा लगा ना कि भाई मेरा तो ट्रिगोमेट्री, मैथ्स जो लोग पढ़ते हैं वो ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे था, मैंने कहा यार कोटा में हैं ऐसे, यार देखो यार अपने को तो मैथ्स भी आता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बॉटनी भी आती है, जूलॉजी भी आती है। मैं जहां जाऊं ना, हॉस्टल में होता है ना, हॉस्टल में जा रहे, पीजी में मेस लेके रूम लेके रह रहे, आस पड़ोस वाले को धमका रहे कि अपन डॉक्टर प्लस इंजीनियर बनेगा, ठीक है, डीआर प्लस ईआर, ठीक है। पता चला भाई साहब बाद में ना इधर के रह रहे ना उधर के रह रहे, इधर इंजीनियरिंग वाली टेस्ट सीरीज में फेल हो रहे। इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज में पता है कितना मार्क्स लेके आना होता है? 30 से 35%। यहाँ पता चला 100% लेके आना पड़ रहा है। तो इधर आदमी कभी ये सोच रहा है कि कम से कम करना है, वहां सोच रहा है ज्यादा से ज्यादा करना है। हो गई जिंदगी एकदम मस्त। इसीलिए बहुत मजेदार होती है, ध्यान से सोचिएगा। अभी भी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, बाकी अगर सोच ही लिया है तो सोच लो यार, ठीक है। ठीक है, हाँ सेट्स करके चैप्टर में, अब सेट्स भी बहुत इजी था मैथ्स का, सेट्स करके चैप्टर था भाई साहब, बहुत इजी था यार। नल सेट किसको बोलते हैं, ये सेट किसको बोलते हैं, बहुत मजेदार था यार, बहुत मजेदार था। चलो ठीक है, हाँ इसीलिए देखो हमने पहले सोचा था हम डीआर बनेंगे, फिर हमने बोला नहीं, हमने बोला हम डीआर बनेंगे, फिर हमने बोला ईआर बनेंगे, फिर हमें लगा नहीं यार हम टीआर बन जाते हैं, टीचर ही ठीक है। इन दोनों के, हाँ इन दोनों हमसे, ये दोनों हमसे पूछने आएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देख रहे हो, अपने आप को देखो, अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी खुद की, ठीक है। कोई पूछे, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई पूछे क्या कर रहे हो, साइंस पढ़ रहे हैं, ज्यादा बोले बोलना चल भाई एक काम बता, हाँ एक काम कर बता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं होता। कोई पूछ दे, बोलना कि यार तुम बोलते साइंस पढ़े, कौन सा महान काम, साइंस पढ़ के भैया महान काम, तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। तुमसे कोई पूछे ना तुम कोई बहुत महान काम कर रहे हो क्या, तुम बोलना हाँ बहुत महान काम, ना एटम दिखा, अभी 2 महीने हो गए ना एटम दिखा, ना इलेक्ट्रॉन दिखा, ना प्रोटॉन दिखा। और ऐसे बदमाश लोग हैं, ये सपने में भी नहीं दिखते यार। मैं तो कितनी बार पढ़ते पढ़ते सोचता था कि यार उसको ना, जैसे साइंस वाले बोलते ना केकुल, ये सब जो साइंटिस्ट थे उनके सपने में आते थे। मैं कितनी बार पढ़ते पढ़ते किताब लेके पढ़ता सो जाता था कि कहीं मेरे सपने में आ जाए इलेक्ट्रॉन नाचते हुए, हाँ तेंगे तेंगे करते हुए आ जाए इलेक्ट्रॉन की, देखो मैं इधर जा रहा हूँ वो उधर जा रहा है। कुछ नहीं आया। तुम लोग क्या आया, क्या तुम लोग में आ गया? ठीक है, नहीं आता भाई, नहीं आता। यही तो दिक्कत है अपनी जिंदगी की, ठीक है। हमारी लाइफ अलग चल रही है। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। अब एक मेजर थ्योरेटिकल चीजों पे जाने से पहले एक छोटी सी बात, कोई अगर तुमसे पूछ देना कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं लेते, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं लिया गया इलेक्ट्रॉन को, तो सर ये बात तो रदरफोर्ड ये सब बोल रहे थे तो हमने मान ली कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। लेकिन भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होने के रीजन क्या होते हैं, हाइजेनबर्ग ने बोला। हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर हाइजेनबर्ग ने, देखो हाइजेनबर्ग प्रूव दैट, अगर हाइजेनबर्ग की बात करें तो हाइजेनबर्ग ने ये प्रूव कर दिया, हाइजेनबर्ग प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? लोगों ने बोला आ गया तो क्या हो जाएगा? अरे भैया आ गया तो तबाही मच जाएगी, साइंस फेल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया तो। कैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में कैसे आ सकता है? अरे कोलैप्स करे चाहे ना करे, लेकिन हाँ न्यूक्लियस के अंदर किसी ने इमेजिन करने के लिए बोला तो उसने बोला ठीक है। एक बात बताओ, ध्यान सुनना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इज इन न्यूक्लियस, एक काम करते हैं, मैथ्स यूज करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में होगा तो सर डेल्टा एक्स ऑफ न्यूक्लियस
डेल्टा एक्स क्या होगा, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां कहां मिल सकता है, 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मिलना होगा तो मिलने के इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो अनसर्टिनिटी होगी वो कितनी होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, उसी के अंदर मिल जाएगा, आप खोजने निकलोगे उसी के अंदर मिल जाएगा डेल्टा। ये देखना अपने पास 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। लोगों ने बोला भाई साहब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है ही, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। किसी ने बोला सर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में लेके आ गए तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, h/4πm डेल्टा एक्स लिख सकता हूं। कैलकुलेट करके देखोगे ना एक चमत्कार होगा। अगर गलती से न्यूक्लियस के अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन, यार देखो गलती से कर दे, ठीक है, हाँ गलती से अगर ये मिस्टेक हो जाए, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻15। भाई साहब मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, बस एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को, एक चमत्कार दिखाता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन गलती से इसमें आ गया तो ऊपर देख लो 10⁻⁻34, 10⁻⁻46। सर पता है इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। ये कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा एग्जैक्ट, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग कैलकुलेट करें। 6.6 डिवाइड बाई 6.6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9.1, 0.057 इंटू 10⁻12, और इसको अगर हम सही से लिखे 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अगर गलती से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया, अगर गलती से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया तो उसकी वेलोसिटी पता है, उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो इस रेंज में आएगा। और ये रेंज किससे ज्यादा बड़ी है, स्पीड ऑफ लाइट से। मतलब सोच रहे हो अगर गलती से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया, अगर गलती से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया, सर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइट से ज्यादा स्पीड हो जाए। अगर आपकी लाइट से ज्यादा स्पीड हो गई मतलब आपका मास वास सब बर्बाद हो जाएगा, मास वास सब बर्बाद हो जाएगा। ध्यान देखना, मोर देन लाइट की स्पीड नहीं आ सकता, मोर देन लाइट की स्पीड कभी भी किसी की वेलोसिटी नहीं आ सकती। तो अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं होता, अगर न्यूक्लियस में डाल दोगे ना भाई साहब, तो हाइजेनबर्ग ने बोला देखो तबाही मचा देगा, पूरे की पूरी साइंस फेल हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड आ जाएगी। ऐसा कभी मत करना, ये भैया स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ जाएगी। अबे डेरिवेशन स्कूल के लिए भी नहीं करनी भाई। और डेरिवेशन क्या है, ये तो ये डेरिवेशन है, हाँ ये डेरिवेशन क्या है भाई, बोला डेरिवेशन सर लिखनी पड़ेगी, इसको कैलकुलेशन बोलते। उस टाइम से तो यही कैलकुलेट कर रहा है। अरे मेरी तबीयत थोड़ी सा डाउन है इसलिए मैं चिल्ला नहीं रहा हूं ज्यादा, लेकिन यार डेरिवेशन तो ऐसी ही होती है भाई, इसको डेरिवेशन थोड़ी नहीं बोलते, ये तो कैलकुलेशन है। हो जाएगा। तो कभी भी गलती से इलेक्ट्रॉन को किस में नहीं डालना है, न्यूक्लियस में। अगर गलती से डाल दिया तो भैया एकदम उड़ता हुआ तीर बन जाएगा, लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज जाएगा, पक्का हो जाएगा, ब्लास्ट मार जाएगा, श्योर हो। चलो बढ़िया। अब अपने पास कोई पूछ दे तो इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद रखना, बाकी किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ओके, अब ये सब बातें हो गई तो चलो आज एक नया मॉडल देखते हैं और एक नए मॉडल की बात करते हैं। बड़ा प्यारा सा मॉडल, बोर्स मॉडल थोड़ा हिट हुआ। बोर्स मॉडल के हिसाब से क्या हुआ कि सर हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए आप लोगों ने बता दिया कि एनर्जी कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है और वो सारी चीजें कितनी होती है। तो अब एक ऐसे मॉडल की तरफ चलते हैं जो आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद देने वाला है। और उस जिंदगी में आनंद क्या आएगा ये देखिएगा। उस मॉडल का नाम होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब यहां से बाबा सत्संग करना शुरू करेंगे और आप लोग बस अब न्यूमेरिकल्स का डर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। एक्चुअली मैकेनिक्स अभी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे जहां पर फोर्स की बात होगी। तो मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं। मैकेनिक्स मतलब जो आपने शायद फिजिक्स पढ़ा भी है 9th-10th में, तो वहां पर दो टाइप की मैकेनिक्स होती है। आप बार बार लिखेंगे, जैसे यहां पर आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां लिखिएगा क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और एक होता है क्वांटम फिजिक्स। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं ना कि ये सब चीजें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं वैलिड है। सर देखिएगा, क्लासिकल फिजिक्स मतलब ये किसको ओबे करेगा, ओबेज
ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को देखोगे तो भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, डू नॉट ओबे, इसके ऊपर डू नॉट ओबे नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता है। मतलब यहां पर ये सीधा सीधा अपनी जिंदगी जीता है फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बात की जाएगी। ये सब जो बातें होती हैं ये सब फॉर्मूले हमारे लिए होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स लगाया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगाया जाता। मतलब जो आप फिजिक्स में आगे जाके ये सब पढ़ने वाले हो वो सारी बातें इधर नहीं बात करेंगे। तो ऑब्वियसली इतना तो पता चल गया। अब क्वांटम मैकेनिक्स कब पढ़ेंगे, अगर इंजीनियरिंग करोगे तभी पढ़ोगे, मेडिकल में तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेडिकल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान सुनना, मेडिकल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया मेडिकल में क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत नहीं। ध्यान सुनना, मतलब अब छोटा जो पार्टिकल होता है ना वो बदमाश होता है, उसके ऊपर तुम ये नहीं लगाओगे। मैंने कल भी बताया था कि मक्खी के ऊपर, डस्ट के ऊपर, आप पार्टिकल्स के ऊपर ये फॉर्मूला कि अरे मक्खी, कुत्ता तू इधर से इधर, उधर से, नहीं डॉग तो बड़ा पार्टिकल हो गया, मक्खी जैसा या डॉट पार्टिकल, उसके ऊपर तुम नहीं लगा सकते। तुम्हें ही पता है, तुम्हारा डॉगी या तुम्हारा आस पड़ोस का डॉगी तुम्हारी बात जब नहीं मानता, मक्खी तुम्हारी बात मानेगी? हाँ, तुम्हें लगता है डस्ट पार्टिकल तुम्हारी बात मानेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे भाई, ठीक है, वो कभी नहीं मानने वाले। तो याद रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग के ऊपर वैलिड होता है, इनके ऊपर कौन सा मैकेनिक्स होता है? क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत बहुत तगड़ा मैकेनिक्स होता है, बहुत तगड़ा मजेदार चीज होती है, ध्यान पकड़िएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जो जिंदगी चलती है ये अलग लेवल पे चलती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर है? सर पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब आपके पास एनर्जी होती है, पार्टिकल नेचर मतलब आपके पास एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, ये सारी चीजें होती है। सर आपके पास कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। वेव नेचर क्या होता है कि सर आपका वेवलेंथ होगा, आपके पास वेवलेंथ होगा, आपका एम्पलीट्यूड होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो याद करो, फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीजें वेव नेचर। तो हमें ये पता चल गया कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान से सुनना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं? एक हो गया पार्टिकल नेचर, एक हो गया वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब कि सर आपके पास एनर्जी मोमेंटम, याद करो, और एक हो गया वेव नेचर, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड। तो क्वांटम देखो, अब देखो बोर्स मॉडल फेल हो गया था, लोगों ने बहुत मजे लिए, तुम लोगों ने बहुत मजे लिए कि अरे सर थॉमसन फेल हो गया, रदरफोर्ड फेल हो गया, बोर्स फेल हो गया। तो भैया अब ये मॉडल ऐसी बातें करेगा ना, ऐसी मैथ्स की बात करेगा कि तुम मान लोगे, तुम क्वेश्चन तक नहीं पूछोगे भाई क्या होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इतनी हाई लेवल मैथ्स की बात कर लेगा। पता है कैसे? क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है ये देखिएगा, बोलेगा कि सर ये देखिए साई, इसको बोलते हैं प्रोनाउंस्ड एज साई। ठीक है, PSI, P साइलेंट कर देते हैं, साई। ये देखिएगा साई क्या होता है, तो ये बोलता है वेव फंक्शन ऑफ, वेव फंक्शन ऑफ, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, फंक्शन आप सब लोग शायद जानते होंगे। फंक्शन जैसे ये बोल सकते हैं डिस्टेंस यहां पर किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। फंक्शन पता है, टाइम का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर गए हो ना? हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर गए हो कि हाँ हो जाएगा कि गया? पक्का? चलो ठीक है। तो प्रोनाउंस एज साई, ये देख लो वेव फंक्शन है। इसको ना ध्यान सुनना, साई क्या करता है? वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन का। मतलब इलेक्ट्रॉन जो मोशन करेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, उनका जो फंक्शन होता है। अरे भैया जो नहीं कर पे बैठे हैं, साई फंक्शन क्या होता है, मैथ्स की, मैथ्स नहीं बेसिक मैथ्स का लेक्चर अटेंड करो भैया। हाँ, आयुध सर ने पेन उड़ा उड़ा के कुछ बताया होगा, कुछ तो सीखा होगा। नहीं सच बता रहा हूं भैया, तुम देख लो, गूगल पे नंबर उनको पता है, बोल देना क्या करना है। हाँ, इतना सरदर्द नहीं ले सकता। एक्सप्लेन फंक्शन, हाँ लालू यादव का डायलॉग सुना ना, मारेंगे मुक्का गिर जाएगा यहीं पे। एक्सप्लेन फंक्शन, फंक्शन एक्सप्लेन। फंक्शन पता है बेटा क्या होता है? जिसमें तू डांस करता है, तू डांस भी नहीं करता होगा जो तू ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? फंक्शन। अबे
जिसके ऊपर भाई तू रहने दे यार, तू डिपेंड किस पे ऊपर करता हो। एक बात बता, इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉक्स में घुसेगा, या कल हमने बात करी थी, जब भी ये फंक्शन होगा ना यार कैसे, हाँ तुम्हें लगता है अरे यार इसी बहाने ये रिवाइज करा दे कुछ टीचर, हाँ एक्स वाई जेड एक्सिस में फंक्शन, भाई ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड का ये फंक्शन होता है, मतलब एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा, उसका फंक्शन होता है, ठीक है। अरे नहीं बताया कोई बात नहीं यार, रुक जा अभी बता देंगे तुझे, हाँ ठीक है, फंक्शन मतलब उसके ऊपर डिपेंड करना, ठीक है, ये जान जाओ, मुझे ज्यादा नहीं बताना। फिजिक्स में बताया जाएगा, फिजिक्स में अभी ओरिजिनल फिजिक्स बाकी है भाई, अभी आने दो, ठीक है, अभी ओरिजिनल केमिस्ट्री चल रही है, ओरिजिनल फिजिक्स अभी बाकी है, आने दो उनको, ठीक है। साई इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में डिपेंड करेगा, तीनों एक्सिस में मूव करता है, ये देखना ध्यान से। अरे कोई बात नहीं, फंक्शन का मतलब इसके ऊपर डिपेंड करना लिख ले ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में डिपेंड करेगा, ये देखना। साई स्क्वायर को बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना भाई साहब, बस ये देखो, और साई स्क्वायर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, डीवी से, डीवी मतलब छोटे से वॉल्यूम से, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। कोई पूछे साई का कोई मीनिंग, भैया साई कुछ नहीं, मैथ्स का एक फंक्शन है, मैथ्स को लिखने का एक तरीका होता है। अरे कुछ नहीं भाई, अबे तू एक बात बता, तूने अभी तक ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है? तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4t प्लस 2 होगा, ये सब याद है कि गया, हाँ ये सब याद है कि गया, क्या हो जाएगा? अरे ये इसको क्या बोलेगा, x यहां पर क्या बोलेगा, x इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम में चेंज करेगा तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो x को फंक्शन ऑफ टाइम बोल देंगे, टाइम में कुछ भी चेंज करेगा x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसको यही बोलेंगे ना, x लिखा हुआ है तो यही बोलेंगे। तो भाई फंक्शन इसी को बोलते हैं कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं कि सर डिस्टेंस जो है s इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर 4 है, तो ds बाई डी टी करना है, ds बाई डी टी करना है। पहली चीज, ये s किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया, ये देख ले। तो ये क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, 3bx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4c क्यूब हो जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, हो जाएगा ना, ये सब आता है पक्का। हाँ तो इसी को बोलते हैं फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ x मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, फंक्शन। हाँ तो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, उसको बोलने का एक तरीका होता है जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो। इसका ना कोई रियल, अच्छा एक बात बता, एक बोल रहा है इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका रियल कोई फिजिकल मीनिंग थोड़ा ही ना होता है। इसका मतलब होता है कि भाई इसमें कुछ वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। कोई पूछे इसका फिजिकल मीनिंग बताओ, ये क्या बता रहा है, भाई वो मैथ्स का फंक्शन है, वो वैल्यूज हैं। कोई बोल दे कि बेटा ये बताओ मैथ्स का ये फंक्शन क्या बता रहा है, तुमसे अगर कोई पूछ दे कि सर ये बताओ ये क्या बता रहा है, बेटा ये कुछ नहीं बताएगा, इससे x की वैल्यू निकल के आएगी, वो बताएगा क्या होता है। तो याद रखना साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन का मोशन किस किस डायरेक्शन में हो रहा है और कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन किस किस डायरेक्शन में हो रहा है और कैसा हो रहा है। साई किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही जानिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो x मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, अगर मैं ऐसे देता हूं, ध्यान से देखिएगा, s जो है किसका फंक्शन हो गया, s जो है किसका फंक्शन हो गया, x और y का, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिएगा, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी एक को कांस्टेंट कर दो और बाकी लोगों को डिफरेंशिएट कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं,
कैसे किया ध्यान से देख लेना। फिर क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या रखोगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, ऐसे डिफरेंशिएशन पता है तो बस यही जानना था। ये देख लो डेल एस बाई डेल वाई, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है, ये डेल्टा है ये डेल है, डेल एस बाई डेल वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको क्या बोल देंगे 6y बोल देंगे। ये कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, पक्का हो जाएगा। अरे ये मैथ्स है, ये नहीं पढ़ाना मुझे। अब देखो मैंने क्या बोला, हमने बात करनी शुरू करी हाई फाई। अब हम लोग नॉर्मल बातें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे मॉडल को कोई भी उंगली कर दे रहा है। तुम 9-10 का बच्चा भी आके उंगली कर दे रहा है कि थॉमसन भैया तुम गलत बोल रहे हो, रदरफोर्ड भैया तुम गलत बोल रहे हो। तो इस बात से क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आया। उसने बोला कि यार ऐसी ऐसी बातें करो कि नॉर्मल इंसान को कुछ समझ में ही ना आए। जैसे अब देखो उसने बोला क्लासिकल मैकेनिक्स हम फॉलो नहीं करेंगे, हम क्या फॉलो करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल इंटीग्रेशन। देख लीजिएगा, देख लो तुमने रदरफोर्ड पढ़ा, बोर्स पढ़ा, वहां पे क्या था, नॉर्मल डेरिवेशन था। यहां ऐसी बातें करेगा ना भाई आदमी पागल हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कौन था वो इंसान, का नाम याद रखिएगा, बड़ी इज्जत से नाम याद रखिएगा, उनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर भाई साहब ने क्या करा, एक इक्वेशन लिखी। उन्होंने बोला दुनिया के सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। कैसे, तुमने रदरफोर्ड को गाली दी, तुमने थॉमसन को गाली दी, तुमने बोर्स को गाली दी, मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा जिसको पढ़ने की औकात तुम्हारी होगी नहीं तो तुम मुझे गाली दे नहीं पाओगे। कैसे, उन्होंने बोला सुनो ध्यान सुनना, उन्होंने बोला कि भाई साहब कुछ नहीं करना, अगर किसी को लगता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, आपको बताया जा चुका है कि साई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बस सिंपल सा इक्वेशन लिख दिया। बोला जिसको भी लगे ना कि ज्यादा चुल मच रही हो बेटा, डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर दो, हर एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर दो। पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन हर एक के रिस्पेक्ट में कर दो, और यही अपना इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो तुम्हें ना इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। याद रखिएगा इसको बोलते हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये क्या है, श्रोडिंगर्स इक्वेशन है पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। डेल स्क्वायर का मतलब होता है, डेल स्क्वायर का मतलब होता है पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ भाई थोड़ा सा मैथ्स मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देख रहे हो श्रोडिंगर ने क्या जिंदगी हमारी बना दी। तुम्हें लग रहा है कि साई की वैल्यू दूंगा, तुम्हें लग रहा है कि तुम सॉल्यूशन निकालोगे, ज्यादा लग रहा है ना, एक काम करना, मैं तो नहीं कराऊंगा क्लास में या मॉड्यूल में, साई का इक्वेशन मिल जाएगा, हाँ लिख के सॉल्व कर लेना। डबल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर। ई क्या है, ई क्या है, वेयर ई इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी। बस अरे चुटकी, तुम्हारी मैथ्स यार, तुम्हारी मैथ्स पे मुझे डाउट थोड़ी ना है यार, मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूं इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करूंगा यार, ना ही हमारे सिलेबस में है इसके ऊपर हमें। हाँ ये देख रहे हो छोटा मोटा मैथ्स है यार, तुम लोग ऐसे चुटकी बजाते हुए कर दो, बस मैं चुटकी बजवाना नहीं चाहता यार, मुझे पसंद नहीं चुटकियां। तुम लोग, तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं है मुझे, तुम इसको डिफरेंशिएट 2 सेकंड में कर दोगे, तुम्हें इसको डिफरेंशिएट थोड़ी ना करना है। तुम्हारे लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तुम्हें इसको ऐसे ही कर दोगे। श्रोडिंगर की बात भैया, श्रोडिंगर थोड़ा मोटा मतलब मेंटल केस नहीं था भाई, अलग लेवल पे था वो। तुम्हें पता है ये इतना अलग लेवल पे था। एनसीईआरटी भैया, एनसीईआरटी देखो ना, इतना कामचोर इंसान एनसीईआरटी। श्रोडिंगर का इक्वेशन देखो, श्रोडिंगर ने ऐसे मजे नहीं लिए। श्रोडिंगर पता है क्या मजे ले रहा है, अब देखना ध्यान से। श्रोडिंगर बोल रहा है देखो तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है ना, एक काम करो मैं और ज्यादा सुंदर दिखूंगा, ये देखो। श्रोडिंगर के मजे देखना भाई साहब। उसने बोला जिसको कॉपी में लिखने में ज्यादा चक्कर आ रहा हो ना, ये लो बेटा, ये लो, इसको लिख दो, थोड़ा सा छोटा मोटा कर देता हूं। ध्यान सुनिएगा, ये सारे इक्वेशंस श्रोडिंगर के अंदर, सॉल्व करना तो छोड़ दे भाई, तू अभी लिखना चालू कर, तुझे औकात पता चल जाएगी। ये देख, तो कहीं कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे भी लिखा हुआ आ जाएगा, कैसे कहीं कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे भी लिखा आ जाएगा। मजा आ रहा है,
श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना भाई, एकदम कर लोगे। ये डेल्टा क्या है, उल्टा समोसा क्यों लिखा है, ये उल्टा समोसा ऑब्वियस है, इसको बार बार ना लिखा जाए इसी के लिए लिखा गया है और कुछ नहीं। ये इसको इंटर रिलेट किया है, उसको लगा कि नहीं यार बच्चों को ज्यादा हेवी हो जाएगा, उसको लगा, देखो श्रोडिंगर कितना अच्छा बंदा था, उसने बोला यार बच्चों को ज्यादा हेवी हो जाएगा, उसने बोला छोटा इक्वेशन दे देता हूं। ये इक्वेशन भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन में काउंट करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन भी काउंट करेंगे। ये देखना, ये इक्वेशन को श्रोडिंगर बोलते हैं। श्रोडिंगर ने बोला यार 11th क्लास के बच्चे आएंगे छोटे छोटे मासूम से, इनको कैसे समझा पाओगे, तो उसने बोला यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये हटा लो, इसको लिख दो उल्टा हुआ समोसा, ये डेल स्क्वायर, इसको लैप्लेसियन, इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर बोल दिया उसने। ऑपरेटर मतलब फंक्शन होता है। देख रहे हो कितना प्यारा सा श्रोडिंगर था। उसने बोला यार बच्चे इतना मेहनत नहीं करना, अभी ध्यान सुनना, अबे भाई श्रोडिंगर ने तुम्हारे लिए सारे उपाय किए। उसने बोला नहीं यार तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना, ये समोसा अच्छा नहीं लग रहा ना उल्टा हुआ, तुम्हें लग रहा है ना कि यार इससे इजी होना चाहिए, इससे इजी होना चाहिए। श्रोडिंगर ने बोला लाओ यार इसको इससे भी इजी कर देते हैं, इससे भी इजी, बच्चा को एकदम मेहनत नहीं होना चाहिए। देखो ये बड़ा इक्वेशन, इससे छोटा इक्वेशन, तुम्हें लगता नहीं सर इससे भी छोटा इक्वेशन चाहिए, ठीक है इससे भी छोटा इक्वेशन, अरे अभी तो फॉर्मूला डाल के कल सॉल्व भी करेंगे यार, पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोग को आता है, कल मैं इक्वेशन दूंगा चुटकी बजाते हुए तुम कर देना, मैं नहीं करूंगा क्योंकि देखो यार मैं थोड़ा, अभी मैंने ट्यूशन लगाई नहीं आयुष सर वाली ना, तो मैं थोड़ा कम आता है मुझे, तो मैं, तुम लोग कर लेना, तुम लोग इसको चुटकी बजाते करना, मैं बस देखूंगा कल, ठीक है। ये देखो इसने बोल दिया कि सर ये भी ना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, ये भी ना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, इसको और छोटा कर दीजिए। लोगों ने बोला यार क्या करना चाहते हो, श्रोडिंगर बड़ा प्यारा इंसान, उसने बोला यार नहीं यार बच्चों को कष्ट नहीं होगा, इसको और छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। एक बोल रहा है टाइम मशीन दो, उसको जाके सीधा करके आते नहीं 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 यार, अरे देखो कितना प्यारा सा इंसान है। ये देखो इसने बोला यार बच्चे बहुत बोलेंगे तो एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कोई भी, सॉरी ईसाई ना, देखो उसने बोला यार बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, मुझे याद करेंगे और बोलेंगे क्या भाई साहब आपने क्या किया है जिंदगी में, तो उसने बोला एक काम कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि इसको देखिएगा, देखो श्रोडिंगर ने क्या किया, इसको इधर लेके आ गया, उसको ना चुल मच रही थी, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है कुछ ना कुछ तो करना है। बोल रहे बोर्स की इज्जत बढ़ गई, हाँ भाई कुछ नहीं यार, देखो श्रोडिंगर देखो तुम्हारे लिए काम कर रहा था, मैं देखो मैं तो एक जरिया हूं, बस बता रहा हूं श्रोडिंगर ने क्या किया था। श्रोडिंगर की भी एक इक्वेशन, श्रोडिंगर की एक कहानी भी एक कल बताऊंगा, श्रोडिंगर की जो बिल्ली थी ना उसकी भी कहानी है, ये देखना अपने पास, ये देखो श्रोडिंगर, हाँ ये देखो अब इसने क्या किया, मल्टीप्लाई, लिख देता हूं थोड़ा बड़ा इक्वेशन है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इससे बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो तो श्रोडिंगर ने बोला देखिएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। ये देखिएगा आप लोग, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वी साई हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, ई साई हो जाएगा। उसने बोला बस यही मैं चाह रहा था कि बच्चों को थोड़ा सा इजी इक्वेशन दे दूं, और इजी इक्वेशन करते करते तुम्हें भी पता चल रहा होगा ये क्या किया उसने, इसने बोला ये होता है, और यहां से अब उसने इक्वेशन लिख दी, ध्यान से देखिएगा। तुम बोलोगे सर आपने ये क्यों बताया, वेयर H इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसको ये है किसके इक्वल, तो H अगर कोई पूछ दे किसके इक्वल है तो वो किसके इक्वल है। अब तुम्हें लग रहा है तुम इसके क्वेश्चन पे डाउट कर पाओगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम इसके ऊपर डाउट कर पाओगे, अगर तुम्हें डाउट करना है कर लो भाई, मैं तो कल से इसकी बुरी बात मान लूंगा भाई, मुझे नहीं करना इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं करना। ये देख लो एनसीईआरटी में ये इक्वेशन मिल जाएगी, एनसीईआरटी देख रहे हो कितना चालाक इंसान है, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन मिलेगी, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं देगा, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन देगा, बोलेगा पता है श्रोडिंगर इक्वेशन ये होता है,
देखो कितना प्यारा श्रोडिंगर, उसने लास्ट में एक ऐसी इक्वेशन बनाई, बोला यार बच्चों को कष्ट नहीं हो, 3 इक्वेशन दूंगा, एक बड़ा इक्वेशन, एक छोटा इक्वेशन और इससे भी छोटा इक्वेशन, एकदम प्यारा सा। देख लो, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। भाई एक चीज रिक्वेस्ट है, कल गलती से इसको काउंट में ऐसे मत कर देना, ये कैंसिल मत कर देना भाई, ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, श्रोडिंगर की आत्मा कांप जाएगी, ठीक है। अरे एनसीईआरटी देखो कितना प्यारा सा, मतलब एकदम प्यारा सा, एकदम आयुध सर वाला हिसाब है, एकदम पप्पी सा इक्वेशन दे दिया। एनसीईआरटी में खोजते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी ने बोला क्यों मैं मेहनत करूं, टीचर मेहनत करे, बच्चा मेहनत करे, मैं तो भैया प्यारा सा इक्वेशन लिखूंगा, एनसीईआरटी में सिर्फ ये इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तुम बोलते सर ये क्या मजाक है, इसीलिए हमने कर दिया, हमने ये मजाक आपके साथ कर दिया। ए भाई कुछ भी याद नहीं करना, ये डेरिवेशन रिविजन कुछ याद नहीं करना, तुझे बस इक्वेशंस याद रखनी है कि भैया श्रोडिंगर इक्वेशन इसको बोलते हैं 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0, इसको लैप्लेसे ऑपरेटर एंड द लास्ट वन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। पक्का हो जाएगा है, हाँ मजा आ रहा है। और पढ़ो साइंस, अभी भी देख लो, देख रहे हो विनोद कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन घुमा घुमा के श्रोडिंगर घुसा रहा है दिमाग में। अब बताओ श्रोडिंगर की बात मानोगे या नहीं मानोगे? बोलो तो डेरिवेशन कल करवा के दिखा दिया जाएगा, लेकिन डेरिवेशन इससे भी 4 पेज का ज्यादा होता नहीं है, 4-5 पेज लगते हैं, मतलब ऐसे वाले वो जो हॉरिजॉन्टल शीट पर, ठीक है। हाँ मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे एकदम नहीं करना। मैं कल जिसको लगे, जिसकी आत्मा लगे कि नहीं सर मैं ये बात नहीं मानने को तैयार हूं श्रोडिंगर की, उसके लिए मैं कल साई का इक्वेशन लिखूंगा, वो साई का इक्वेशन डिराइव करेगा, अपना निकाल लेगा आंसर। हम लोग सीधा सीधा इसकी बात मानेंगे। और हमें एक बात पता चल गई कि श्रोडिंगर ने बड़ी मेहनत से ये इक्वेशन लिखी है, तो हम इसकी सारी बात मानेंगे, ठीक है। श्रोडिंगर की सारी बातें हम मानेंगे। जो भी ज्यादा इंटरेस्टेड होगा मैं कल इक्वेशन दे दूंगा, टेंशन मत लो। अभी हम लोग के लिए श्रोडिंगर का इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि भैया अब हमारे बस का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब अपनी औकात से बाहर का है, वो तुम्हें भी लग रहा है औकात से बाहर का ही है, तो छोड़ दो, हम मान लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हाँ, श्रोडिंगर इक्वेशन की सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं। देखो अब मैंने बोला न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, देखो कहीं न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एकदम। कोई मैंने क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं पूछा ना। देख रहे हो कितना अच्छा टीचर है, जाते टाइम भी आते टाइम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के सत्संग करा, जाते टाइम भी अब सत्संग कर रहा है। बस ये लैंग्वेज जो है आत्मा और परमात्मा वाली बातें कर रहा है, ये जो है ना अपने पास, ये देख रहे हो कैसी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। यही है साइंस, ब्यूटी ऑफ साइंस, ठीक है। हाँ, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर। हाँ, हमारी लाइफ जिंदगी में देख लो, हमारी आत्मा देख रहे हो कांप रही है कि भाई क्या है ये। किसी को कोई बोलेगा त्रिशूल के, घर वाले आज छोटा भाई देख ले तो बोले क्या खेल रहे हो भाई तुम, हाँ टीचर क्या खिलवाना चाह रहा है तुमसे ये, ठीक है। ये देख लो कितना, मतलब कितना प्यारा लग रहा है ना ये। इस इक्वेशन को देखे कोई तो सोच भी नहीं सकता कि उसकी जिंदगी पीछे से कितनी बर्बाद होके आई है, जैसे तुम्हारी इक्वेशन के साथ हो रहा है। तुम देखो 11th-12th में बर्बाद हो गए, बाद में लोगों को लगेगा अरे ऐसे ही डॉक्टर बन गया होगा, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मोबाइल में देखते देखते डॉक्टर बन गया होगा। हाँ ठीक है। चलो तो अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं, क्या था सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का। श्रोडिंगर ने क्या बोला था कि भैया साई जो होता है वेव फंक्शन होता है, साई जो होता है वो क्या है, वेव फंक्शन है। साई जो होगा वो क्या बोला जाएगा, वेव फंक्शन बोला जाएगा, वेव फंक्शन, या फिर इसी को कहीं कहीं पर एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था कि ऐसा कुछ, ये क्या है कि सर एक इक्वेशन है, नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था। ये बस ये बता रहा था कि इक्वेशन है, ऐसे ऐसे XYZ एक्सिस में जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दोबारा लिख रहा हूं ताकि याद रहे, जो काम की चीज एग्जाम हॉल में पूछी जाएगी वो देख लीजिएगा। और साई स्क्वायर डीवी क्या लिखूंगा, साई स्क्वायर डीवी इज नथिंग, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है। देख लो, अब श्रोडिंगर ने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, मेरा इलेक्ट्रॉन जो होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां से कहां घूम रहा होगा। सर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, अगर प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा रूम के इस कोने से घुसा
रूम के इस रूम में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बोल सकते हैं कि सर रूम के मिलने का प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सर 1 होगी क्या, सब लोगों को पता है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो श्रोडिंगर का इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग कर लेंगे, मैथ्स बहुत इजी है आपके लिए, मैं आपको नहीं बोलूंगा, बस साई को सॉल्व करना है, साई स्क्वायर डीवी करना है और उसको बस इंटीग्रेट कर दीजिएगा। कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। देखो इससे इजी क्या हो सकता है, तुम्हें साई को सॉल्व करना है, उसके बाद उसका क्या करोगे सर, उसका स्क्वायर करके डीवी के साथ, डीवी मतलब सर डीवी का कोई पूछे तो डीएक्स इंटू डीवाई इंटू तो ये सॉल्व करना, और इसका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। बस बस ऐसे, ये ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, हमें करना नहीं करना है। ठीक है, देखो हमारे साथ चल रहा है मजाक, हमें बस डराया जा रहा है कि इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं सॉल्व करना है। ये देखो अपने पास हमें क्या करना है, इससे हमें 3 सॉल्यूशंस आएंगे, इससे हमें 3 सॉल्यूशन आएंगे। देख लो, किसी की हिम्मत है कर लेना भाई, साई का इक्वेशन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, उठा कर लेना। हम नहीं करेंगे, हमें यहां से 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, हम उसकी बात मान लेंगे। यहां से 3 सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, ध्यान सुनिएगा, साई एन एल एम ऐसे करके मिलेगा। ये एन क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है, एन इज नथिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक नंबर है, अभी के लिए बस याद रखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। ये कुछ नंबर्स निकल के आएंगे, एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स। और एम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको सॉल्व करके भैया हमारे पास 3 इक्वेशंस आते हैं, उन 3 नंबर्स को हमें ध्यान रखना है। अबे नहीं सॉल्व करना भाई, मजाक कर रहा हूं, टेंशन मत ले। हाँ लेकिन ये सब चीजें कुछ कुछ पता होनी चाहिए, सॉल्व नहीं ऑब्वियस भाई, हम मैथ्स थोड़ी ना पढ़ रहे। ठीक है, कि मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 5 पेज का सॉल्यूशन होता है। अगर ना मन करे तो एक काम करना, इंटरनेट तुम्हारे पास है, पढ़ के देख लेना। हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हम बात मान लेते हैं सर की। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। अब आगे से कोई तुमसे पूछे कि साइंस में कोई बोले ना यार मुझे बहुत अच्छी मैथ्स आती है, बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, उसको थमा देना, बोलना भाई कर ले। ठीक है, हाँ आता हूं मैं, दुआओं में याद रखना। ठीक है, ऐसे काम कर सकते हो आप। इसका सॉल्यूशन ये होता है, ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर होता है। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर ये आ जाता है, 3 नंबर्स निकल के आते हैं। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन इज नथिंग 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 इंफिनिटी तक जा सकती है। ध्यान से देखिएगा, एन की वैल्यू ये होती है। एन के ऊपर एल की वैल्यू डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ एल जो होती है ना, एल की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां होती है, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1, और एल के ऊपर एम की वैल्यू डिपेंड करती है, एंड दैट इज -L टू +L इंक्लूडिंग 0। ये 3 क्वांटम नंबर्स आए, वो हम लोग ठीक है वो चीजें चेक करेंगे, लेकिन श्रोडिंगर के 3 सॉल्यूशन निकल के आए। ये 3 नंबर्स का मीनिंग देख लो, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एल की वैल्यू एन पे ऊपर डिपेंड करेगी और एम की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब तीनों नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें 3 नंबर्स मिलते हैं, जिनके ऊपर आज से लेकर अगले 3-4 क्लास तक हमें गेम खेलना है। इनके ऊपर 3-4 क्लास से गेम खेलना है। हाँ भाई, ये अब पता नहीं कौन सी इक्वेशन, कैसे इक्वेशन, कौन सी क्या चीज पढ़ के लिखा, उसने लिख दिया भाई इक्वेशन। हमारा काम इसमें से काम की चीज निकाल लेते। क्या देखना, ध्यान सुनना, एन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एल पे। एल की वैल्यू एन पे, एम की वैल्यू ये देखना, ये देखो एन की वैल्यू 1 रख दी। अगर एन की वैल्यू 1 रख दी तो एल की वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 से लेकर n-1। तो बताओगे इसके लिए एल की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 पक्का। अच्छा, अगर एल की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर एम की वैल्यू की बात करें तो एम की वैल्यू कहां से कहां होती है, -L टू +L, ये लिख सकता हूं। इसके लिए एम की वैल्यू कहां से कहां होगी सर, -0 से +0, मतलब 0 ही हो गया, -0 से +0। न्यूमेरिकल कहां है, अब न्यूमेरिकल नहीं है, अब न्यूमेरिकल, इसको न्यूमेरिकल बोलता है। ये देख,
n की वैल्यू अगर 2 रख दी, ध्यान सुनना, n की वैल्यू 2 रख दी, l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, l की वैल्यू 1 पॉसिबल है। कैसे? l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कहानियां होती है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन से हमें 3 नंबर्स मिले। एक को n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, m को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। n की वैल्यूज से l की वैल्यूज मिल गई। सर याद रखिएगा, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? सर -1 से लेकर सर +1। देख लो अपने पास, लिख सकते हो। ये तीनों एक दूसरे से डिफाइंड हैं। अगर n की वैल्यू 3 हुई, ये देख लो, साथ साथ में लिखने की कोशिश करना। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 2। कैसे? l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाती है। पक्का हो जाएगा? हाँ, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स होता है। इसीलिए अब ऐसी ऐसी बातें कर दी ना भाई कि अब समझ के बाद अब अरे भाई वो ऑब्वियस है ये सॉल्यूशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये याद है? इसका सॉल्यूशन निकालते थे तुम लोग, तुमने बोल दिया कि सर x की वैल्यू क्या करेंगे, तो सर -b + √b² ऐसे करके कुछ पढ़ा था। हाँ, 2a ऐसे कुछ पढ़ा था। तो भाई ये इसका सॉल्यूशन ही तो था। तुमने बोला सर को कि ये इसका सॉल्यूशन का वो निकाल के दिखाओ, डेरिवेशन निकाल के दिखाओ। अबे भाई नहीं निकालना भाई, तुझे बस ये चीज, ये जो अब इस पेज पे हो रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस पेज पे हो रहा है वो ध्यान से सुनो, क्योंकि कल से इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। n की वैल्यू से l आएगा, l की वैल्यू से m आएगा। ये तीनों के तीनों किसके सॉल्यूशन आए? श्रोडिंगर के। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू कितनी हो गई? 0। n की वैल्यू 2, ऑब्वियस है l की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1। l की वैल्यू 3, 0, 1, 2। अब यहां पर m की वैल्यू क्या होगी? 0। m की वैल्यू क्या होगी? सर -1, 0, +1। यहां पर m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। क्या ये सब लोग लिख लोगे तुम लोग? देख लो, लिख लोगे? पक्का हो जाएगा। तो ये देख लो। एक बोल रहा है जेई का कहां से पढ़ा रहे हो भाई? एनसीईआरटी में है, हमें शौक नहीं है, हमें भी पता है बहुत ज्यादा। अब इसको तो न्यूमेरिकल बोलेगा तो यार ये न्यूमेरिकल कैसे बोल सकता हूं मैं? तेरे लिए ये न्यूमेरिकल है, -1 से लेके +1। क्या बात कर रहा है? न्यूमेरिकल भी मुंह ऐसे गुस्सा मान जाएगा भाई, मुंह फुला के बैठ जाएगा न्यूमेरिकल जो पुराना वाला है। होगा ही नहीं बेटा तेरे से। चलो इसका बताओ, इसका सब कुछ निकाल के देखो। इसका l कितने पॉसिबल है? इसके l कितने पॉसिबल है? निकालो। ठीक है। तो आगे से साइंस के ऊपर डाउट नहीं करने का। तुमने बोर्स का मजाक उड़ाया था ना, थॉमसन का मजाक उड़ाया था, रदरफोर्ड का मजाक उड़ाया था। अब आ जाओ, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ऐसी इक्वेशन लिखी, किसी को समझ में नहीं आई। अब हालत ये है कि उसके सॉल्यूशन से काम चला रहे हैं कि हाँ भैया तू बता दे, कोई दिक्कत नहीं। n और l और m 3 चीजें बता दे, इतने पे काम हो जाएगा। n l m ऐसे बता दे भाई। क्या होगा? l की वैल्यू क्या क्या होगी? सर l की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3 ये लिख सकता हूं सर। 0 से लेकर n-1, तो 0 से लेकर n-1 मतलब 0, 1, 2, 3। अरे हमेशा होल नंबर भाई, फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता। इसके लिए m की वैल्यू कितनी? 0। सबके लिए m की वैल्यू लिख के देखो, सबके लिए m की वैल्यू लिख के देखो भाई। ये न्यूमेरिकल नहीं है भाई, ये नॉर्मल चीजें हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं। पढ़ के आइएगा कल की क्लास में, नहीं तो कल की क्लास में कभी भी रोना आ सकता है, क्योंकि श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं। हमें ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है, ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। m की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? m की वैल्यूज ये देख लो। इसके m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1। इसके m की वैल्यू क्या होगी? सर -2, -1, 0, +1 और +2। इसके m की वैल्यू क्या होगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। हो जाएगा क्या? एक बात बताऊं, इतना तुम लोग त्राहिमाम कर रहे हो ना। n पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? n जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट्स को, या फिर इसी को क्या बोलते थे? सेल्स। ऑर्बिट्स के अंदर क्या आते हैं? तो l आता है। l को क्या बोलते हैं? सब सेल बोल देते हैं। l को क्या बोल देते हैं? सब सेल। और l के अंदर क्या आता है? m को क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स
सर देख लो, n क्या बताता है ऑर्बिट, l क्या बताता है सबसेल, m क्या बताता है ऑर्बिटल। भैया इसी की कहानी को हम लोग देख रहे हैं, यही श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या कहीं भी जाएंगे तो n l m तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है, n l m तीनों चीजें आ जाएंगी। n क्या बताता है ऑर्बिट, l क्या बताता है सबसेल, m क्या बताता है ऑर्बिटल्स। क्या होता है ये सब कहानी सीखेंगे, लेकिन पहले ये देख लो, ये पहले देख लो इनकी वैल्यूज कहां से आ रही हैं। एक बात देखना, अगर मैं देखो एक लाइन लिखता हूं फॉर nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट में हो तो क्या मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ सबसेल्स कितने पॉसिबल होंगे। nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट जाओ, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, सबसेल मतलब l की वैल्यू देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं 1, सेकंड ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं 2, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं 3, फोर्थ ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं 4। क्या मैं लिख सकता हूं nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबसेल्स कितने पॉसिबल होते हैं, कितने सबसेल्स पॉसिबल होते हैं। सर n पॉसिबल होते हैं। कितने सबसेल पॉसिबल होते हैं, s कितने होते हैं, n पॉसिबल होते हैं। पक्का। अगर मैं बोल दूं फॉर nth ऑर्बिट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, ऑर्बिटल्स की वैल्यू बताओ, क्या आप लोग बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन से हैं, m की वैल्यू क्या बता रहा है, m की वैल्यू ऑर्बिटल्स बताता है, m की वैल्यू क्या बताता है, ऑर्बिटल्स बताता है। अब याद करना है, याद कर लीजिए, रटना है रट लीजिए। आप समझना चाहते हैं, ये देखिए ना, n की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट 1 सबसेल, n की वैल्यू 2 फर्स्ट 6 2 सबसेल, n की वैल्यू 3 3 सबसेल, n की वैल्यू 4 4 सबसेल। m की वैल्यू क्या है सर, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है 1, सेकंड ऑर्बिट में देखिए 1 2 3 4, m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 4। यहां पर थर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 9, टोटल कितनी है 9, 3, यहां देखो 4 में 16, तो कितना हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, n स्क्वायर लिख सकता हूं। याद रखिएगा, अब यही सब आपको मिल जाएगा, यही सब आपको मिल जाएगा। एक ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में कितने सबसेल पॉसिबल होते हैं n, कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं n स्क्वायर। और अगर तुमसे कोई पूछ दे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई पूछ दे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी। कल भैया इसका मजा लिया जाएगा, कल इसका मजा लिया जाएगा। आज श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व हुआ है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व हुआ है, बताया जा रहा है कि श्रोडिंगर ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, हाँ, और लो साइंस भैया, मजा आ रहा है। अब देखो एटम नहीं दिख रहा था, अब एटम के अंदर ऑर्बिट दिखेगा, ऑर्बिट के अंदर सबसेल दिखेगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल दिखेगा। मतलब सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 2n स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। पक्का। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कीजिए। श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से 3 इक्वेशन n l m 3 नंबर्स आ गए। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, साई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, n पहले फिर l फिर बाद में n l m ऐसे करते हैं। n l m ऐसे सब्जेक्ट किया जाता है। n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकती है, ऑर्बिट 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ऑर्बिट के ऊपर ऑर्बिटल सबसेल, सबसेल के अंदर क्या आ जाएगा ये ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। सर श्योर हो, पक्का। अब एक काम कर लो, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई नहीं यार, कल पढ़ के आओ ना, हमने तुम्हें कब मना किया। हम तो तुम्हें बोल रहे हैं कि भैया चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हो, कितना प्यारा सा इक्वेशन था, तुम लोग तो ऐसे ही सॉल्व कर दोगे यार। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है तुम्हारे लिए, तुम अपने आप को यार कम टैलेंटेड समझते हो क्या तुम लोग। एक बोला ब्रेन डेड हो जाएगा, अरे ब्रेन डेड थोड़ी ना हो जाएगा यार। श्रोडिंगर ये काम 1925 में करके चला गया, ठीक है। तुम यार 2024 में बैठे, 100 साल पुराने आदमी से डरना है क्या। अभी पकड़ के उठा के ऐसे रख देंगे, हाँ जान दे देंगे यार इसके लिए। तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ही निकाल दोगे, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। हाँ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी रे भाई, कितना हो जाएगा, कितना होगा, निकालो ना
ए भैया निकालिए श्रोडिंगर इक्वेशन, एक सिंपल सा इक्वेशन था। अरे कुछ नहीं है, इक्वेशन देखिए, आंसर निकालिए, इक्वेशन पहचानना है, इतना जल्दी क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन। अब देखो ये तो लोग बहुत सारे लोग निकाल देंगे कि सर ये नहीं होगा ये नहीं होगा, बाकी चीजें तो सही हैं, लेकिन आपको ही पता एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे बी ऑप्शन टिक करने में और डी ऑप्शन टिक करने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया क्या होता था, बी होता है या डी होता है, बी होता है या डी होता है। ये देख लो, अरे क्या बात है यार, सही बात है। और तुम लोग श्रोडिंगर को तो ऐसी मजे में ले गए यार, डरे ही नहीं तुम लोग। श्रोडिंगर के 3 सॉल्यूशन है, उन तीनों सॉल्यूशंस को एक बार रिवाइज करके जरूर आइएगा, क्योंकि इन तीनों सॉल्यूशंस है ना कल बहुत मजेदार चीजें बनने वाली हैं। ठीक है, बहुत मजेदार चीजें बनने वाली हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो लोग अर्जुना मॉड्यूल लेके बैठे हैं भैया याद रखिएगा, अर्जुना मॉड्यूल में अपने पास चैप्टर नंबर 1 से कुछ होमवर्क है। होमवर्क में ये है कि जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1, उसका एक्सरसाइज नंबर 1 में अब आप क्वेश्चंस कहीं से उठा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कुछ होमवर्क दे दिया था ऐसे तो मुझे याद आ रहा है, जो बीच में आए थे जो नहीं आए थे, अब मैं सबको मिला के आप यहाँ पर होमवर्क में यहाँ से लेकर यहाँ तक का सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 93 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, बीच में मैंने होमवर्क दे दिया था, बीच में ऑलरेडी होमवर्क दे दिया था, तो 93 तक का होमवर्क आप लोग कर सकते, 93 तक का होमवर्क आप लोग कर सकते। इसके आगे की कहानी अब बची हुई है, बस यही अब करना है। तो बस मजा आ रहा होगा अब तो साइंस लेने का। ठीक है, मुझे भी बहुत मजा आता है ऐसे ऐसी इक्वेशंस लेके आए। देख लो, कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया जब से श्रोडिंगर इक्वेशन आया, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, लेकिन मजा पूरा न्यूमेरिकल का आ रहा होगा। ठीक है ओके, तो चलो कल मिलते हैं, अपने को कल मिलेंगे और कल करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की कहानी, कल करेंगे क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स सच बताऊं तो अब यहां से आपका इनऑर्गेनिक का बेस बनना चालू होगा। थोड़ी मेहनत करके आइएगा, एन की, एल की, एम की वैल्यूज किसके ऊपर कितनी डिपेंड करती है, ये सब पढ़ा के आइएगा, क्योंकि कल जो है जिंदगी बदलने वाली है, कल जो है आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि कल से आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो सर SPDF आने वाले हैं, SPDF आने वाले हैं, और उसकी कहानियां सुनेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई आज जल्दी छोड़ रहा हूं ना। हाँ, आयुध सर को मैंने कॉल कर दिया ना यार, उन्होंने उठाया ही नहीं, उनको पता चल गया होगा, किसी ने मैसेज कर दिया, उनको लग गया उठाएंगे, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है अर्जुना वाले बच्चे बोलेंगे तो मैं कर दूंगा ट्रांसफर, तो तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग सपोर्ट करो। हाँ सपोर्ट करते रहो, हम लोग मिलते हैं। हाँ, बस कुछ नहीं करना यार, इतनी मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, फंक्शन बता रहा हूं यार, इससे ज्यादा क्या ही करूं। ठीक है सबसे अच्छा टाइम क्या था श्रोडिंगर इक्वेशन, सबसे बेस्ट। ठीक है, कोई पूछे ऐसी इक्वेशन जिसको सॉल्व करने से होता है ना आदमी कहां पर आओ, सिर्फ इक्वेशन देख के ही आदमी को डर लग जाए, श्रोडिंगर। और एनसीईआरटी में जाके देखना, उसने लास्ट वाला ना यूज कर रखा, एकदम प्यारा सा छोटू सा, बोल रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन इसको बोलते हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं कल, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।